हेलो एवरीवन, दिस इज विभव मिश्रा। आई वेलकम यू ऑल टू एग्जाम कोड। एनडीए का पेपर होने वाला है 6 सितंबर को और आई होप कि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा होगा, आपने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया होगा और अभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा रहे होंगे और प्रैक्टिस सेट भी लगा रहे होंगे। तो मैं आपके लिए टॉप 100 क्वेश्चंस की एक सीरीज लेके आया हूँ। ये वीडियो 2 पार्ट में है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 50 क्वेश्चंस जो कि एग्जैक्ट वही क्वेश्चंस हैं जो पिछले साल पूछे गए थे। मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ हर एक क्वेश्चन को और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी होगी इंग्लिश का पेपर करने का, क्योंकि एक अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, अच्छे खासे वेटेज के साथ आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इंग्लिश का जो पेपर है वो कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। पार्ट 2 5 तारीख को अपलोड हो जाएगा, तो आप उसे भी जरूर देख लेना। ये 100 क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हो और अपना इंट्रोस्पेक्शन कर लेते हो तो मुझे उम्मीद है कि आपका इंग्लिश में बिल्कुल भी कुछ भी खराब नहीं होने वाला है। Before proceeding further, I would request you to please hit the subscribe button along with pressing the bell icon. शुरू करते हैं सेशन आज का, और उससे पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूं। एग्जाम पैटर्न क्या है आपको सब कुछ पता होगा, सिर्फ एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूं आपको। ये एमसीक्यू टाइप पेपर होता है, आपको पता ही होगा। एग्जामिनेशन पेन एंड पेपर मोड का होता है, यानी कि आपको OMR सेट मिलती है, उस पर फिल करना होता है। और क्वेश्चन जो होते हैं वो बाइलिंगुअल होते हैं, इंग्लिश को छोड़ के, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़ के, इंग्लिश का जो पेपर होता है उसको छोड़ के बाकी सारे बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में आते हैं पेपर। तो पेपर 1 जो होता है वो मैथमेटिक्स का होता है। कुल 120 क्वेश्चंस होते हैं। कितने मार्क्स के? 300 मार्क्स के, 300 मार्क्स के। ड्यूरेशन मिलता है इसके लिए 2.5 घंटे का, 2 घंटे 30 मिनट का। और पेपर 2 होता है इसके बाद, जिसमें इंग्लिश, जीके, जीएस और ये सारी चीजें आती हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? कुल 150 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें इंग्लिश के कितने क्वेश्चन होते हैं? 50 क्वेश्चन होते हैं। कितने मार्क्स के होते हैं? 200 मार्क्स के होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का हुआ? 4 मार्क्स का हुआ, ठीक है। और 400 में क्या क्या आता है? 400 मार्क्स में क्या क्या आता है? जनरल नॉलेज आता है और जनरल साइंस आता है। टाइम इसके लिए भी सेम मिलता है, 2 hours and 30 minutes, 2.5 घंटे का टाइम इसमें भी मिलता है आपको। इसके बाद SSB इंटरव्यू होता है, 5 डे की स्क्रीनिंग टेस्ट होती है। कुल कितने? 900 नंबरों का होता है। 4 से 5 दिन आपको वहां पे रखा जाता है, आपको ये टाइम देना होता है। तो ये था एक एग्जाम पैटर्न। आई होप ये आपको पहले से पता होगा। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता था आपसे कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में या एग्जाम पेपर में 50 क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं इंग्लिश के, सिर्फ क्योंकि हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, इंग्लिश के प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं। तो मैं ये आपसे बता देना चाहता हूं कि आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। शुरू करते हैं। स्पॉटिंग एरर्स। सबसे पहला काम आपको करना है वो डायरेक्शन देख लेना है, निर्देश क्या है क्वेश्चन करने से पहले। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन कर रहे हो, किसी भी पार्ट का क्वेश्चन कर रहे हो, आप बिना डायरेक्शन पढ़े उस क्वेश्चन को सॉल्व मत करें। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं और उल्टा सीधा करके चले आते हैं। डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। ईच आइटम इन दिस सेक्शन हैज अ सेंटेंस विद 3 अंडरलाइंड पार्ट्स labeled A, B, C. Read each sentence to find out whether there is any error in any underlined part and indicate your response in the answer sheet against the corresponding letter, that is A, B, C. If you find no error, your response should be indicated as D. D वाला no error है। ये एक सेंटेंस है जिसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये पार्ट A है, ये B है, ये C है, D है। आपको फाइंड करना है कि किस पार्ट में एरर है, ठीक है। ए में, बी में, सी में। अगर आपको कोई एरर नहीं मिलता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ओपनिंग हिज लेटर्स, रीडिंग देम केयरफुली एंड सेंडिंग फॉर हिज क्लर्क, ही डिक्टेटेड आंसर्स विद देम, नो एरर। इसका जो आंसर होगा, पहले मैं आपको आंसर बताता हूं, ये है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में एरर है। एरर क्या है? यहां पे देखिए डिक्टेटेड लिखा है, और डिक्टेट का मतलब होता है अनुवाद करना। डिक्टेट के साथ हमेशा जो प्रीपोजिशन लगेगा वो लगेगा टू, विद नहीं लगेगा। यहाँ पे विद लगा हुआ है ना प्रीपोजिशन, तो विद को हटा देंगे, टू लगा देंगे, क्वेश्चन सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ही वॉज माई स्कूल फ्रेंड बट बिकमिंग अ ग्रेट मैन,
ही हैज ग्रोन प्राउड इनफ टू फॉरगेट हिज ओल्ड फ्रेंड्स, नो एरर। पहले मैं इसका आंसर बता देता हूं, इसका आंसर है ऑप्शन बी। एक्सप्लेन करते हैं इसको। अगर हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि वो मेरा स्कूल का दोस्त है जिसको लंगोटिया यार भी बोलते हैं, लेकिन अब वो बड़ा आदमी हो गया है, दोस्ती भूल गया है, घमंडी हो गया है। ऐसा होता है, कई सारे लोग ऐसा करते हैं। ये क्वेश्चन का मतलब है हिंदी में। एरर किस पार्ट में है भाई? एरर है बी पार्ट में, जैसा कि मैंने आपको बताया। क्या एरर है? देखो, ही वॉज माई स्कूल फ्रेंड बट बिकमिंग अ ग्रेट मैन। बिकमिंग से पहले हमें यहां पे लगा देना है आफ्टर, बस सही हो जाएगा ये। आफ्टर बिकमिंग अ ग्रेट मैन, अमीर आदमी या बड़ा आदमी बनने के बाद वो घमंडी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। रविंद्रनाथ टैगोर, a Nobel laureate and the author of the national anthem, found शांतिनिकेतन, no error। पहले मैं आंसर बताता हूं, इसका आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आंसर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे फाउंड नहीं होगा। फाउंड फाइंड से बना है, फाइंड का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होता है, तो उन्होंने खोजा नहीं, उन्होंने बनाया ना। तो यहाँ पे आप लगा दें, या तो बिल्ड कर लें, या तो एस्टैब्लिश कर लें, या फिर आप और कर सकते हैं फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, FORM कर सकते हैं, तो ये आंसर सही हो जाएगा आपका। तो पार्ट किस एरर में, एरर किस पार्ट में था? वो था सी पार्ट में। ठीक है, तो तीसरे का आंसर हो जाएगा सी। लॉरेट का मतलब पढ़े लिखे आदमी को बोलते हैं, ज्ञानी आदमी को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंग्लैंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ एडवर्ड IV बाय विलियम कैक्सटन, अ नेटिव ऑफ केंट, नो एरर। किस पार्ट में एरर है? अगर बात करें एरर की, तो एरर तो है भाई फर्स्ट पार्ट में। एरर क्या है? द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड इनटू नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा इन, बस इन कर देंगे। ये प्रेपोजिशन का खेल है, यहाँ पे प्रेपोजिशन आपका बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। आप देख रहे हो ना, दो क्वेश्चन मिल गए आपको प्रेपोजिशन से। इसके पहले भी हमने किया प्रेपोजिशन का, ये फिर से मिल गया। तो प्रेपोजिशन पे आपका कमांड बहुत ही अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम 30 ईयर्स, यहीं पे एरर है, इसका भी आंसर ए ही हो जाएगा। फ्रॉम नहीं होता है, फॉर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इनडेफिनिट टाइम के लिए यूज कर लेते हैं फॉर, या फिर आप कह सकते हैं कि अगर टाइम इंडेफिनिट होता है तो हम फॉर का यूज करते हैं, डेफिनेट होता है तो सिंस का यूज करते हैं, और एक पीरियड ऑफ टाइम भी होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है। तो ये पीरियड ऑफ टाइम को शो कर रहा है 30 ईयर्स। ठीक है, तो इसलिए हमने लगा दिया यहाँ पे फॉर। ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू पब्लिक अफेयर्स विदाउट टेकिंग अ हॉलीडे, नो एरर। फ्रॉम नहीं होगा, फॉर हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। आप यहाँ पे फॉर कर लें, क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ रमेश विल बी promoted he will get a higher salary, no error। आप देखो यहाँ पे फ्यूचर टेंस दो बार आ गया, एक सेंटेंस पे दो बार फ्यूचर टेंस नहीं आना चाहिए, तो एक को प्रेजेंट बना दो ना, यहाँ पे इज कर दो। इफ रमेश इज प्रोमोटेड कर दो, यहाँ पे विल बी को हटा के इज कर दो, सही हो जाएगा। आंसर किस पार्ट में है? एरर किस पार्ट में है? ए पार्ट में, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, माई ब्रदर गोज टू द ऑफिस 5 day week, नो एरर। एरर है इसमें, सी पार्ट में एरर है भाई, इसमें 5 days a week हो जाएगा। यहाँ पे डेज कर देंगे और यहाँ पे अ लगा देंगे, आंसर सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इफ यू लेंड मोहन अ पेन, लेंड का मतलब होता है उधार देना, बोरो का मतलब उधार लेना। he will lend it to someone else and never you will, ये गलत है, यहाँ पे नेवर नहीं होगा, यहाँ पे नेवर यहाँ पे हो जाएगा, एंड यू विल नेवर, यहाँ पे नेवर यहाँ पे डाल दो, बस सही हो जाएगा। एरर किस पार्ट में था? सी पार्ट में था, आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वन ऑफ मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स इज द यूज ऑफ टोबैको, नो एरर। एरर किस पार्ट में है भाई? इसमें एरर जो है वो आपको ए पार्ट में देखने को मिल रहा है, वन ऑफ द हो जाएगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा जो हम यूज करते हैं वो कर देते हैं किसका? द का। ये आप याद रखेंगे, यहाँ पे वन ऑफ द वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स इज द यूज ऑफ टोबैको, नो एरर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैं इसलिए जल्दी करा रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, 50 क्वेश्चन हमें करने हैं, और आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं हर चीज समझा रहा हूं, एक एक चीज को डिटेल में बता रहा हूं आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अ ग्रेट पार्ट ऑफ अरेबिया इज डेजर्ट, नो एरर।
इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है नो एरर, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें कोई एरर है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सिनोनिम्स करने हमें, सिनोनिम्स आपको पता ही होगा, सिनोनिम्स किसको बोलते हैं भाई, पर्यायवाची शब्द को बोलते हैं, समानार्थी शब्द को बोलते हैं, ठीक है, सेम मीनिंग देने वाले को बोलते हैं। डायरेक्शन आप जरूर पढ़ लेना, डायरेक्शन में यही लिखा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नियरेस्ट इन मीनिंग, मतलब कि जो सबसे करीबी मीनिंग है, मतलब पर्यायवाची, आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे इसको, तो उसको आपको आपका आंसर टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। सम पीपल complain when they encounter a small misfortune in the course of their thoroughly happy life। जो बहुत खुश होते हैं ना, तो वो लोग ना कभी कभार ऐसा बिना मतलब का कंप्लेन करते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं, फरियाद करते रहते हैं कि भाई मुझे ये दिक्कत है, मुझे वो दिक्कत है। तो उसी की बात हो रही है यहाँ पे। तो जो यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है ना, आप देखिए यहाँ पे जो अंडरलाइन, यहाँ पे देखो आप इंस्ट्रक्शन पढ़ो, अंडरलाइंड वर्ड, ठीक है, तो इसका आपको सिनोनिम बताना है। तो एनकाउंटर का सिनोनिम इन चारों ऑप्शंस में से आपको खोज के बताना है। रन इनटू होगा, रन अवे होगा, रन डाउन होगा कि रन विद होगा। आप जल्दी से सोच लो। अब मैं करा तो रहा हूं, लेकिन मेरे बताने से पहले आप अपने दिमाग में इंट्रोस्पेक्ट कर लो, ठीक है, आप उसको एक बार सोचो कि भाई इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज रन इनटू। रन इनटू का मतलब होता है किसी चीज में अपने आप को ढकेल लेना या फिर किसी चीज का सामना करना, ठीक है। तो सिनोनिम की बात हो रही थी तो हमने बना दिया इसका सिनोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरीज। मिजरीज का मतलब क्या होता है भाई? मिजरीज का मतलब जो हो जाता है वो होता है कि बहुत सारी बुराई, या फिर आप कह सकते हैं मतलब ऐसी चीजें जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं हो, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेट सफरिंग हो जाएगा, ठीक है। पीड़ा, कष्ट, मतलब जो बहुत ही दुखदाई कंडीशन होती है उसको बोलते हैं मिजरीज। तो इनडिफरेंट लव नहीं होगा, परफेक्ट हैप्पीनेस नहीं हो सकता है, मॉडरेट सिंपथीज नहीं हो सकता है। मिजरीज का मतलब होता है दुख, और यहाँ पे आपको दिख रहा है साफ साफ सफरिंग। तो ग्रेट सफरिंग मतलब ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। अ ग्लांस एट अ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट गिव्स अस डिलाइट। अच्छी चीजों को देखने के बाद आपको खुशी मिलती है, उसी की बात हो रही है। डिलाइट आया है यहाँ पे, और आपको बताना है सिनोनिम क्या है इसका। तो सिनोनिम बहुत ही साफ साफ आपको दिख रहा है, इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा हैप्पीनेस। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। विजडम, प्योरिटी, पीस, ये नहीं होगा, साफ साफ दिख रहा है। डिलाइट का मतलब खुशी होता है, खुश रहना, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको हैप्पीनेस दिख गया, बाकी आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। इट इज टेरिबल फॉर पीपल टू डाई ऑफ स्टारवेशन, ठीक है। लोगों के लिए बहुत ही दुख भरा दास्ता होता है, दुख भरी कहानी होती है कि वो भूख से मर जाते हैं। भूखमरी जो है वो एक बहुत ही बुरी चीज है। तो स्टारवेशन का मतलब होता है भूख, ठीक है। तो यहाँ पे हंगर दिख रहा है आपको साफ साफ, अब मुझे एक्सप्लेन करने की कुछ जरूरत ही नहीं है, हंगर दिख गया, आंसर मारो। स्टार्च, स्टेपल, प्लेंटी, ये सब अलग चीजें हैं। स्टारवेशन, हंगर, साफ साफ दिख रहा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एग्जाम में आपको ऐसा ही करना है, मैं इसलिए तेज करा रहा हूँ ना आपको, ताकि आप ऐसे ही करो एग्जाम में जाके। अभी धीरे धीरे बताने लगूंगा मैं तो वो फिर आप भी स्लो हो जाओगे। एग्जाम में आपको ना, देखो मैं बताता हूँ एक चीज आपको, एग्जाम क्वालिफाई करना है और डिसक्वालीफाई होने में ना सिर्फ एक बात का डिफरेंस होता है, वो है टाइम मैनेजमेंट। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट कर लिया ना अंडर प्रेशर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठ के, तो आप जीत जाओगे, आप बाजी मार लोगे, आपको नौकरी मिल जाएगी, सीधी सी बात है। टाइम मैनेजमेंट जिसको आ गया उसका सिलेक्शन हो गया, नहीं तो ज्ञानी लोग तो बहुत घूम रहे हैं सड़क पे, ठीक है। आपको सिर्फ टाइम मैनेज करना है, सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। The university has constituted a grievance redressal committee to look into the matter। grievance का मतलब होता है शिकायत, और हम कर रहे हैं सिनोनिम, जैसा कि इंस्ट्रक्शन मैंने बताया, डायरेक्शन बताया आपको। तो ग्रीवांस का यहाँ पे सिनोनिम क्या हो जाएगा? कंप्लेंट दिख रहा है आपको साफ साफ, बाकी कहीं जाने की जरूरत ही क्या है। कंप्लेंट दिख गया आपको, आंसर मारो, आगे बढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। राकेश डिलीवर्ड अ स्लैंडरस स्पीच। स्लैंडरस का मतलब क्या होता है भाई? स्लैंडरस का मतलब होता है निंदात्मक, ठीक है।
किसी की निंदा करना उसको बोलते हैं स्लैंडर, उसी से बना है स्लैंडरस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अब्यूजिव। प्रेज वर्दी नहीं होगा, किसी की आप तारीफ थोड़ी नहीं कर रहे हो। मॉडरेट नहीं होगा, इंस्पायरिंग, आप इंस्पायर थोड़ी नहीं कर रहे हो। सो स्लैंडर का जो सिनोनिम हो जाएगा या पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा अब्यूजिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। सडनली द स्काई वॉज डार्केंड बाई अ गाय, इसको कई तरीके से पढ़ते हैं, मैं जिजेंटिक पढ़ता हूं इसको, गाइगेंटिक कई लोग पढ़ते हैं इसको। गाइगेंटिक वर्ड, गाइगेंटिक या जिजेंटिक का मतलब होता है विशाल का है, बहुत बड़ा। ठीक है, भयावह कह सकते हैं आप। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, विंग्ड नहीं होगा, विंग का मतलब होता है पंख। ठीक है, पक्षियों के पंख को बोलते हैं विंग। स्मॉल तो छोटा, इसका ये तो कोई तुक्की ही नहीं बनता। देखो आप, एक ट्रिक होती है, मैं आपको शेयर कर देता हूँ थोड़ा सा। एक ट्रिक होती है ना, एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। एग्जाम जब सॉल्व करते हो ना, एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठे होते हो, तो आप एलिमिनेट करना सीखो क्वेश्चंस को। ऑप्शंस आपके पास 4 होते हैं, तो चारों में से अगर आप 2 को भी एलिमिनेट कर पाते हो ना, तो आपके पास सिर्फ 2 ही बच जाता है और चांसेस हो जाते हैं 50-50 के। अरे एक नहीं सही होगा तो एक तो सही होगा, यानी 50% चांस है आपके क्वेश्चन का सही होने का। ठीक है, वो पूरी एक थ्योरी है, मैं आपको आगे बताऊंगा इस बारे में, अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है, हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो एलिमिनेशन कैसे करते हैं मैं बता देता हूं आपको। देखो ये स्मॉल दिखा आपको, ये गाइगेंटिक, गाइगेंटिक का मतलब होता है बड़ा। देखो वोकैब तो आपको आना चाहिए, इतना तो आना चाहिए कि आप समझ सको कि लिखा क्या है सामने। अगर वही नहीं समझ पाओगे ना तो फिर तुक्का मार के आओगे। तो वोकैब तो थोड़ा बहुत आना चाहिए आपको। ठीक है, इस गाइगेंटिक का मतलब होता है बिग, बड़ा, विशाल का है। तो स्मॉल तो ऐसे भी नहीं होगा, इसको काट दो सबसे पहले। टाइनी का मतलब भी स्मॉल ही होता है, छोटा के छोटे को बोलते हैं टाइनी। ठीक है, और विंग्ड को मैंने पहले ही बता दिया, ये पंख होता है, ये तो होगा ही नहीं। तो बचा कौन है? ऑप्शन डी बचा, यही आंसर हो जाएगा। अब सोचना ही नहीं कुछ, मारो आगे बढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18। टू अबॉलिश, अबॉलिश का मतलब क्या होता है भाई? प्रतिबंध लगाना, बंद करना, खत्म करना किसी प्रथा को। ठीक है, to abolish poverty would be to destroy the soil upon which mankind produces the virtues conducive to higher civilization। abolish को पकड़ो सीधा सीधा, abolish का मतलब होता है बंद करना। ठीक है, किसी प्रथा को बंद करना है, उसका प्रचलन रोकना। तो जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है। मैं बताता हूँ क्यों बी होगा। इरेडिकेट का मतलब होता है जड़ से उखाड़ फेंकना। ठीक है, और अबॉलिश का मतलब क्या होता है? बंद करना, खत्म करना। दोनों सेम हो गए, सिनोनिम कर रहे हैं हम। याद रखना डायरेक्शन क्या था, सिनोनिम कर रहे हैं, पर्यायवाची कर रहे हैं। डिटेस्ट नहीं होगा, डिटेस्ट का मतलब क्या होता है? घृणा करना। डिटेस्ट वर्ड का मतलब होता है घृणा करना, तो ये बिल्कुल ही नहीं होना है यहाँ पे। नर्चर है यहाँ पे, नर्चर का मतलब क्या होता है भाई? नर्चर का मतलब होता है पालन पोषण करना, ये तो होगा ही नहीं दूर दूर तक। एलिमिनेट करो इसे, जैसा कि मैंने बताया एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। एसिमिलेट का मतलब क्या होता है? एम्ब्रेस करना या फिर अडॉप्ट करना, अपनाना। ठीक है, तो एसिमिलेशन भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा? बी बचा, इरेडिकेट। आंसर मारो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं भाई। द अरब्स हु आर नॉट इन द सिटीज लिव इन द डेजर्ट थ्रू आउट द ईयर, शिफ्टिंग फ्रॉम वन ओएसिस टू अनदर। ओएसिस जो वर्ड होता है उसका जो शुद्ध हिंदी होता है ना, वो होता है शावदल, जो मतलब जहां पानी हो, सीधा सा मतलब ये है। सैंड बैंक नहीं होगा, यहाँ पानी हो ही नहीं सकता। ये बालू के ढेर को कहते हैं, टीले को कहते हैं। माउंड का मतलब भी होता है टीला। ड्यून को भी टीला कहते हैं, बालू के टीले को ही बोलते हैं जो समुद्र के किनारे होता है। ठीक है, किनारे पे कहीं पे भी टीला होगा उसको ड्यून बोलते हैं, ड्यू यानी ड्यून। स्प्रिंग इसका आंसर हो जाएगा। जब 3 नहीं हुआ तो चौथा तो हो ही जाना है। ठीक है, तो स्प्रिंग का मतलब क्या होता है? स्प्रिंग एक मौसम होता है, वसंत ऋतु को बोलते हैं। सब कुछ हरा भरा रहता है, पत्ते आते हैं पौधों पे, आपको पता होगा, देखा होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। द वेरियस facets ऑफ लाइफ कैन बी फाउंड रिफ्लेक्टेड इन अ लार्ज सिटी। तो वेरियस का मतलब क्या होता है? हिंदी में विभिन्न होता है, डिफरेंट टाइप्स के बोलते हैं। यहाँ पे फैसेट्स आया है, फैसेट का मतलब होता है पहलू। ठीक है, बोलते हैं ना इसका पहलू ये है वो। तो ये वेरियस का मतलब हमको पकड़ना है सीधा सीधा, क्योंकि अंडरलाइन वाले वर्ड को हमें देखना है सिनोनिम उसका। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो मैं पहले बता देता हूं, सेवरल हो जाएगा। सेवरल का मतलब होता है बहुत ज्यादा, मतलब बहुत सारे, विभिन्न प्रकार के, सेवरल टाइप्स के बोलते हैं हम लोग। सिमिलर दूर दूर तक नहीं होगा ये, वैल्यूएबल नहीं होगा, सिंगुलर तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो एलिमिनेट कर दिया हमने, एक आंसर बच गया हमारे पास। कौन सा ऑप्शन है? ए।
दैट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंटोनिम्स करेंगे अब, ठीक है। तो आपने अभी देखा सिनोनिम देखा, अब हम करने वाले हैं एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब क्या होता है? विलोम शब्द, मतलब उल्टा बताना है कि जो भी अंडरलाइंड वर्ड्स है ना उनके अपोजिट मीनिंग हमें बताने हैं। ध्यान रखना है इस बात का। अब गड़बड़ ना हो जाए कि भाई सिनोनिम कर रहे थे तो सिनोनिम ही चल रहा है। डायरेक्शन, इसीलिए मैंने आपको बोला डायरेक्शन पढ़ना बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। रमेश इज अ वेरी ड्यूबियस कैरेक्टर। ड्यूबियस का मतलब होता है संदिग्ध। संदिग्ध बोलते हैं ना हिंदी में। संदिग्ध का मतलब क्या होता है कि जिस चीज का आप पहचान ही ना कर पाओ, पता ही नहीं कर पाओ कि है क्या वहां पे, ठीक है। तो 21 का जो आंसर हो जाएगा, पहले मैं बता देता हूं, ये हो जाएगा ट्रस्ट वर्दी, ठीक है। देखो सेडी नहीं होगा, सेडी का मतलब जिसके बहुत सारे पहलू होते हैं, मतलब वो भी संदिग्ध होगा। सस्पिशियस संदिग्ध होगा, डाउटफुल संदिग्ध होगा, तो बचा कौन सा? ट्रस्ट वर्दी, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। 22वां देख लेते हैं क्वेश्चन 22। डू नॉट इंडल्ज इन अनमाइंडफुल एक्टिविटीज प्लीज। इंडल्ज का मतलब होता है लिप्त होना, किसी चीज में शामिल होना अपने आप को खुशी के लिए। अनमाइंडफुल एक्टिविटीज मतलब कि जो बेकार की काम है, बेकार की चीजें हैं, उनमें अपने आप को लिप्त मत करो, बिल्कुल भी लिप्त मत करो। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, विजिलेंट का मतलब होता है सावधान, सचेत। अनमाइंडफुल मतलब बेतुका, बेकार, ठीक है। आप जिसमें बुद्धिहीन, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल बुद्धि न लगी हो उसमें। और विजिलेंट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल चौकन्ना, सचेत एकदम, ठीक है। केयरलेस जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा। स्टूपिड भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। फैटुअस का मतलब क्या होता है? फैटुअस का मतलब होता है बुद्धिहीन। मतलब ये सारे ही तीनों क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो बचा क्या? विजिलेंट, इसका एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 देखते हैं। ही इज सफरिंग फ्रॉम अ क्यूरेबल डिजीज। क्यूरेबल का मतलब दैट कैन बी क्योर्ड, जिसका इलाज संभव है, जिसका इलाज हो सकता है। हम कर रहे हैं एंटोनिम, याद रखेंगे आप। 23 का आंसर हो जाएगा सी, टर्मिनल। देखो रेमेडिएबल क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिनोनिम हो जाएगा इसका। रेमेडिएबल का मतलब जिसका उपचार है। ट्रीटेबल जिसको ट्रीट किया जा सकता है, जिसका उपचार किया जा सकता है। ऑपरेबल जिसको ऑपरेट किया जा सकता है, यानी कि जिसको संभवतः ठीक किया जा सकता है। तो ये तीनों तो नहीं होने वाले हैं। एलिमिनेशन मेथड लगा लोगे, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ये तीनों हट गए, बचा कौन? टर्मिनल। इसके बाद से कुछ नहीं, डेड एंड है वो, ठीक है। मतलब दैट कैन नॉट बी क्योर्ड। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं, 24। ही वॉज बोर्न इन ऑन अ वेरी ऑस्पिशियस डे। ऑस्पिशियस का मतलब बहुत ही अच्छा होता है, शुभ बोलते हैं इसको। शुभ विवाह, शुभ तिलक, सुना होगा आपने, कार्ड पे लिखा होता है हिंदी में। इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्पिशियस डे। इट इज वेरी ऑस्पिशियस डे फॉर मी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। ऑस्पिशियस का मतलब, ऑमिनस का मतलब क्या होता है यहाँ पे? ऑमिनस का मतलब हो जाता है अमंगल, ठीक है। तो सीधा सीधा मुझे दिख गया, मैंने आंसर मार दिया। ऑमिनस का मतलब होता है अमंगल और इसका मतलब होता है मंगल, ठीक है। तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा सीधा सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ही हैज डीपर हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स मोहन, ठीक है। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है शत्रुता, ठीक है। दुश्मनी को बोलते हैं हॉस्टिलिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, देखो, फ्रेंडशिप, दुश्मनी, मित्रता, हिंदी में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो यहाँ पे एनिमोसिटी दुश्मनी होता है। बेलिजेरेंस का मतलब क्या होता है? झगड़ालूपन, यानी यहाँ ये भी दुश्मनी से ही रिलेटेड है, लेकिन ये उतना लेवल का नहीं होता है। हाँ, थोड़ा मोड़ा जिससे मनमुटाव हो जाता है, झगड़ा हो जाता है आपका, तो उसको बोलते हैं, जो झगड़ा करता रहता है हम उसे बोलते हैं बेलिजेरेंट पर्सन, ठीक है। और मेलाइस यहाँ पे, मेलाइस का मतलब द्वेष, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाना है? ऑप्शन डी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। हिज लाइफ इज रैदर मोनोटोनस। मोनोटोनस का मतलब क्या होता है? मोनोटोनस का मतलब होता है नीरस, जिसमें कोई भी इंटरेस्ट ना हो, एंटरटेनमेंट ना हो, हैप्पीनेस ना हो, उसको बोलते हैं नीरस, ठीक है। हिंदी में सुना होगा आपने। इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, एक्साइटिंग, ठीक है। साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि एंटोनिम हमें करना है ना। तो मोनोटोनस का मतलब होता है अनएक्साइटिंग, और यहाँ पे हमें एक्साइटिंग दिख गया, तो इसका आंसर हो जाएगा जो है ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। मैकबेथ इज अ मॉरली रिपल्सिव कैरेक्टर।
ठीक है। रिपल्सिव का मतलब क्या होता है? अप्रिय, ऑब्नॉक्सियस बोलते हैं इंग्लिश में इसको, ठीक है। तो इसका हमें बनाना है आपका एंटोनिम कर रहे हैं हम, ठीक है, विलोम कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अट्रैक्टिव हो जाएगा। अबोमिनेबल जो है वो इसका सिनोनिम हो जाएगा। ऑब्नॉक्सियस जैसा कि मैंने बताया आपको अप्रिय को बोलते हैं, ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। अगली भी क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास? अट्रैक्टिव, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। द सीरीन ब्यूटी ऑफ कश्मीर हैड अ सूदिंग इफेक्ट ऑन हिज माइंड। सीरीन का मतलब क्या होता है? SERENE, सीरीन का मतलब होता है निर्मल, पवित्र, ठीक है। सूदिंग एक वर्ड आया यहाँ पे। सूदिंग का मतलब क्या होता है? सुखदायक, जिससे हमें सुख की प्राप्ति होती है, उसको बोलते हैं सूदिंग। तो यहाँ पे सीरीन का हमें एंटोनिम बताना है, ठीक है। तो सीरीन का जो एंटोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? टर्ब्यूलेंट हो जाएगा, ठीक है। सीरीन का मतलब निर्मल, पवित्र। टर्ब्यूलेंट का मतलब जहाँ पे मतलब हो हल्ला हो, या फिर आप कह सकते हैं कि जो जहाँ पे बहुत सारे कोलाहल हो, बहुत ज्यादा कोलाहल हो, उसको बोलते हैं प्लेसिड, प्लीजिंग, ट्रैंक्विल। ये सब का मतलब हो जाता है आपका सीरीन से। ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे, आप ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। लाइफ इज ट्रांसिएंट इन नेचर, ठीक है। ट्रांसिएंट का मतलब होता है क्षणिक, अस्थायी बोलते हैं इसको हिंदी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इटर्नल। इटर्नल का मतलब क्या होता है? अनादि, अनंत, ठीक है। तो ट्रांजिट जैसा कि मैंने बताया आपको, इसका होता है क्षणिक, अस्थायी, टेम्पररी। और इटर्नल जो है इसका एंटोनिम हो जाएगा, मतलब अनादि, अनंत तक, ठीक है। ब्रीफ का मतलब संक्षिप्त, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। मोमेंट्री मतलब क्षणिक इसको बोलते हैं, ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। शॉर्ट लिव्ड, साफ साफ दिख रहा है शॉर्ट लिखा है, यानी कि ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। सोहन इज अ वेन पर्सन। वेन का मतलब क्या होता है? वेन का मतलब होता है बिल्कुल ही खाली, मतलब आप कह सकते हैं सोहन इज अ वेन पर्सन। तो इसका मतलब कि वो बिल्कुल बेकार जो है इंसान है, व्यक्ति है। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मॉडेस्ट। दयालु नहीं है, क्योंकि वेन है ना वो, तो वेन है तो मॉडेस्ट कैसे हो सकता है? तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। एरोगेंट इसका सिनोनिम हो जाएगा। अकड़ालू है, आप कह सकते हैं उज्जड है, ठीक है। लाउट बोलते हैं, LOUT इसको इंग्लिश में, तो ये इसका वर्ड हो जाएगा। कंसीट हो जाएगा, प्राउड हो जाएगा, यानी घमंडी है वो, बहुत बेकार इंसान है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम करने जा रहे हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, अंडरलाइंड ईडियम है, इसका आंसर आपको बताना है। डायरेक्शन आप पढ़ लेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। पहला जो 31st क्वेश्चन है, अ डार्क हॉर्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अ पर्सन हु विंस अ रेस और कंपटीशन ऑल्दो नो वन एक्सपेक्टेड हिम टू। ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि वो जीत जाएगा, उस व्यक्ति को बोलते हैं अ डार्क हॉर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अ शो स्टॉपर, अ शो स्टॉपर किसको बोलते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अ परफॉर्मेंस दैट इज एक्सट्रीमली गुड। मतलब जो एकदम मंत्रमुग्ध कर दे, ऐसा परफॉर्मेंस जो जिसको देखने के बाद आप मेस्मराइज हो जाएं, उसको बोलते हैं अ शो स्टॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समवन हु हैज मेनी स्किल्स। इसके पास बहुत सारे स्किल्स हैं, उसको बोलते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। फाइट टूथ एंड नेल, मतलब जी जान लगा देना किसी चीज को पाने के लिए। कहाँ लिखा हुआ है? देखो यहाँ पे ऑप्शन डी में लिखा है, टू ट्राई वेरी हार्ड टू अचीव समथिंग, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। फेयर एंड स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा इन एन ऑनेस्ट वे। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, ये डायरेक्शन है। पैरा जंबलिंग का क्वेश्चन है। जो पहला सेंटेंस है S1 जिसको मार्क किया गया है वो दिया गया है, S6 दिया गया है जो आखिरी सेंटेंस है। बीच के जो 4 सेंटेंसेस है जिनको PQRS से डिनोट किया गया है, इनको आपको क्या करना है? करेक्ट सीक्वेंस में रखना है ताकि वो एक पैराग्राफ बन सके, ठीक है। देखते हैं, ये तो एक पैराग्राफ के फॉर्म में, जैसे कि मैंने बताया आपको, ये S1 है, मतलब पहला सेंटेंस है, और ये आखिरी सेंटेंस है S6। बीच के ये PQRS चारों सेंटेंस है, इनको हमको जंबल, ये पैरा जंबलिंग बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो इसको हमें
करेक्ट सीक्वेंस में रखना है, ठीक है। तो 36 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। करके देख लेते हैं। वी डू नॉट नो व्हाट टू डू विद आवर नॉलेज, ठीक है। साइंस हैज गिवन अस सुपर ह्यूमन पावर्स विच वी डू नॉट यूज प्रॉपरली। इसके बाद हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल वी आर अनेबल टू मैनेज आवर मशीन्स, और इसके बाद हो जाएगा मशीन्स शुड बी फेड प्रॉपरली एंड वेटेड अपॉन अटेंटिवली, अदरवाइज दे रिफ्यूज टू वर्क और कॉज डिस्ट्रक्शन। ये हो जाएगा। और आखिरी बचा वी ऑलरेडी फाइंड इट डिफिकल्ट टू डू विदाउट मशीन्स। तो ये सीक्वेंस SPRQ जो है वो करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। पहला सेंटेंस दिया हुआ है द ब्रिटिश रूल इन इंडिया हैज ब्रॉट अबाउट मोरल, मैटेरियल, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल रियूनेशन ऑफ दिस ग्रेट कंट्री, ठीक है। और आखिरी दिया हुआ है हमें इसे बनाना है, ठीक है। तो पहले मैं आपको आंसर बता दूं, 37 का जो आंसर है वो ऑप्शन है बी। चेक कर लेते हैं। द ब्रिटिश रूल इन इंडिया हैज ब्रॉट अबाउट मोरल, मैटेरियल, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल रियूनेशन ऑफ दिस कंट्री। और ये अगर पहले को देखें, आई रिगार्ड दिस रूल एज अ कर्स, ठीक है। आई एम आउट टू डिस्ट्रॉय दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। और सिडिशन मतलब देशद्रोह को बोलते हैं, ठीक है, विरोध को बोलते हैं। हैज बिकम माई रिलीजन, और ours is a non-violent battle. We are not to kill anybody, but it is our dharma to see that the curse of this government is blotted out. तो आंसर क्या हो जाएगा? PSQR. ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। अब इसको ये भी पैराजम्बल जैसा हमने पीछे किया ना, वैसा ही सेम वैसा ही है, पैराजम्बलिंग बोलते हैं इसको भी। करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है इसको। 38 द अर्बन लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस unidentified germ and injured another during shot dead 2 workers। 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज QSRP, अनआइडेंटिफाइड गनमैन, ठीक है, shot dead 2 workers, ठीक है, एंड इंजर्ड अनदर ड्यूरिंग द अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शंस। ये जो है वो करेक्ट सेंटेंस होगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। Both intense political and this state has a history of a syncretic accomplishment, religious contestation, and इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, QPSR। This state has a history of both intense political and religious contestation and of syncretic accomplishment। ये इसका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। द फादर ऑल्सो इन दिस क्वेस्ट फॉर जस्टिस बाय द सिस्टम फील्स लेट डाउन। 40 का आंसर हो जाएगा बी। द फादर से ही शुरू होगा, सब्जेक्ट यही मिल गया हमें, ठीक है। पी को पकड़ो, द फादर ऑल्सो एस, फील्स लेट डाउन आर, बाय द सिस्टम Q in the quest for justice। ये कंप्लीमेंट है, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है, तो वो सबसे लास्ट में हो जाएगा। कंप्रीहेंशन है, RC बोलते हैं, रीडिंग कंप्रीहेंशन बोलते हैं इसको। और इसके करने के अलग ही अपने एक कुछ रूल्स होते हैं। पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। आई डू नॉट विश टू सजेस्ट दैट बिकॉज वी वर वन नेशन वी हैड नो डिफरेंसेज। हमारे अंदर कोई डिफरेंस नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था, हम एक थे। बट इट इज सबमिटेड दैट आवर लीडिंग मैन traveled throughout India either on foot or in bullock carts। हमारे जो पहले के लोग हुआ करते थे, हमारे जो पूर्वज होते थे, वो पूरे भारत में कहीं भी चले जाते थे, पैदल चले जाते थे, बैलगाड़ी से चले जाते थे। They learned one another's language and there was no aloofness amongst them। वो एक दूसरे की भाषा ही सीखते थे, कल्चर सीखते थे, एक जैसा रहते थे, एक के साथ मिलके रहते थे, कोई भेदभाव नहीं रखते थे। अलोफनेस का मतलब होता है अलगाव, याद रखेंगे आप, यहाँ पे जो वर्ड आया है अलोफनेस, ठीक है। What do you think could have been the intention of those far-seeing ancestors of ours who established Setu Bandh, Rameswar in the south, Jagannath in the east, and Haridwar in the north as places of pilgrim? Pilgrimage का मतलब होता है तीर्थ स्थल, ठीक है। तो उनका क्या मोटो रहा होगा, क्या उद्देश्य रहा होगा कि उन्होंने साउथ में रामेश्वर, ईस्ट में जगन्नाथ और नॉर्थ में हरिद्वार जैसे तीर्थ स्थल बनाए होंगे। यू विल एडमिट दे वर नो फूल्स। आप ये इतना तो मानती होंगे कि वो बेवकूफ तो नहीं थे,
they knew that worship of God could have been performed just as well as at home. तो उनको इतना तो पता ही था कि पूजा जो है वो घर पे भी हो सकती है, लेकिन उन्होंने फिर भी मंदिरों का निर्माण किया, तीर्थस्थल बनाए. दे टॉट अस दैट दोज हुज हार्ट्स वर अग्लो विद राइटियसनेस हैड द गंगेज, मतलब गंगा को बोलते हैं, इन देयर ओन होम्स. जिनके मन स्वच्छ हुआ करते थे, जो साफ दिल के होते थे, वो अपने घर में भी गंगा जल रखा करते थे. But they saw that India was one undivided land so made by nature. They therefore argued that it must be one nation. और इतने सारे विभिन्नताएं होने के बावजूद भी, इतने डाइवर्सिटीज होने के बावजूद भी इंडिया क्या था, एक था, अनडिवाइडेड लैंड था. Arguing thus, they established holy places in various parts of India and fired the people with an idea of nationality in a manner unknown in other parts of the world. लोगों को एकजुट करने के लिए, एक साथ रखने के लिए इन मंदिरों का, इन तीर्थस्थलों का जो है वो एस्टैब्लिशमेंट किया गया था, स्थापना की गई थी. भाई सब लोग जब एक हैं, एक विचारधारा वाले हैं, तो ऐसी चीजें वो लोग करते रहते हैं. ठीक है, कम्युनिटी बन जाती है उनकी एक पूरी. एंड वी इंडियंस आर वन एज नो टू इंग्लिशमैन आर. Only you and I and others who consider ourselves civilized and superior persons imagine that we are many nations. जो बहुत पढ़े लिखे, जो काबिल लोग हैं, वो लोग ऐसा सोचते हैं कि हम अलग अलग धर्म से हैं, अलग अलग जाति से हैं, अलग अलग राज्य से हैं. भाई कोई नॉर्थ ईस्ट का है, कोई साउथ का है, ऐसा पढ़े लिखे लोग मानते हैं. लेकिन पहले के लोग ऐसा बिल्कुल सोचते ही नहीं थे. इट वॉज आफ्टर द एडवेंट ऑफ रेलवेज that we began to believe in distinctions, and you are at liberty now to say that it is through the railways that we are beginning to abolish those distinctions. रेलवे की शुरुआत नहीं हुई थी, उसके पहले लोग, जैसा कि पैराग्राफ में शुरू में देखने को मिला, कि पैदल जाते थे और वो दूरी उनके लिए बिल्कुल भी दूरी जैसी नहीं होती थी. अब तो हम रेलवे हो गया हमारे पास, रेलवे होने के बावजूद भी हमको दूर लगता है सब कुछ. ठीक है, हम साउथ को बहुत ऐसा लगता है कि वो हमारे देश का हिस्सा ही नहीं है, नॉर्थ ईस्ट बहुत दूर है, तो ऐसा हम सोचने लगे हैं. लेकिन पहले के लोग तो पैदल चले जाया करते थे. एंड ओपियम का मतलब होता है अफीम. एंड ओपियम ईटर में आर्ग्यू दैट the advantage of opium eating from the fact that he began to understand the evil of the opium habit after having eaten it. अब भाई जो अफीम का नशा करता है, अगर वो ये ऐसा बोलता है, आर्ग्यू करता है कि मैं जब से नशा करने लगा हूं उसके बाद मुझे पता चला कि इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, तो कैसा अजीब बात हो जाएगा ये, कैसी बातें हो जाएंगी. ठीक है, I would ask you to consider well that I had said on the railways. रेलवे के साथ भी बिल्कुल ऐसे ही आप कह सकते, लगा सकते हैं इसको, उसके साथ समझ सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं कि रेलवे नहीं था तो सब कुछ हो रहा था, सब लोग ऐसे जाते थे पैदल, बैलगाड़ी से जाते थे, उनको दूरी जैसी नहीं लगती थी. लेकिन रेलवे होने के बाद भाई अब सबको दूरी लगता है, डिस्टिंक्शंस लगते हैं. और ये था ये पैराग्राफ, जो कि इसके क्वेश्चंस हमें देखने हैं. क्वेश्चंस देख लेते हैं. 41, क्वेश्चन नंबर 41 है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर इंडिया. ठीक है, ऑप्शंस हमें देख लेने हैं. इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, हैज ऑलवेज बीन वन नेशन अलॉन्ग विद डिफरेंसेस. हमेशा एक राष्ट्र की तरह रहा है, भले ही इसमें कितनी भी डाइवर्सिटीज क्यों ना हो. क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं. Why did the great sages का मतलब होता है साधु संत ऑफ इंडिया establish pilgrimages का मतलब तीर्थस्थल को बोलते हैं, in the different corners of the country. क्यों बनाया होगा उन्होंने different pilgrimages को, तीर्थस्थल को क्यों बनाया होगा, क्या सोच के बनाया होगा उन्होंने. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, because they could observe the underlying unity of the. वो ऐसा देखते थे कि हमारी यूनिटी बहुत ज्यादा है, हम एक जैसे हैं, एक जैसा सोचते हैं. ठीक है, तो ऐसे लोगों को एकजुट करने के लिए, एक साथ और रखने के लिए, बांधे रखने के लिए इन पिलग्रिमेजेस का एस्टैब्लिशमेंट किया गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43. इन द पैसेज द ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द रेलवे इज. रेलवे को लेके क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, आलोचना कर रहे हैं रेलवे की. रेलवे आ रहा है फिर भी लोगों को दूरी लग रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज क्रिटिकल हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं. व्हाट डज द ऑथर मीन व्हेन ही सेज दैट
whose hearts were aglow with righteousness had the Ganges in their own homes. इंग्लिश में गंगा को ये स्पेलिंग से लिखते हैं, ध्यान रखेंगे आप। 44 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, द प्योरिटी ऑफ हार्ट इज सुपीरियर टू ऑब्जर्वेंस ऑफ एनी रिचुअल। ठीक है, मन का शुद्ध होना, हृदय का शुद्ध होना बहुत ही आवश्यक है किसी भी रीति रिवाज को अपनाने से पहले, इसलिए गंगा को घर में, गंगा जल को घर में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, द पैराग्राफ इज रिटन इन अ डायलॉगिक स्टाइल में, डायलॉग बाजी हो रही है इसमें, तो डायलॉगिक स्टाइल बोलेंगे इसको। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। फिल इन द ब्लैंक्स, हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। आगे ये डायरेक्शन है, आप देख सकते हैं, 4 हमारे पास ऑप्शंस होंगे, उनमें से सेलेक्ट करना है और एक ब्लैंक होगा, उसमें फिल करना है। 46 देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, डैश फॉरेस्ट प्रिवेंट एरोजन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेंस का मतलब होता है घना, घने जंगल जो है वो मिट्टी के कटाव को, एरोजन को रोकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा डेंस। लीन का मतलब क्या होता है, पतला, स्पार्स, टाइडी, गंदा, गंदे को बोलते हैं। ठीक है, 47, 3 people were arrested and an illegal arms unit was dashed by the police in a raid। इसका आंसर हो जाएगा busted, का मतलब हिंदी में आपने देखा होगा भंडा फोड़ करना। ठीक है, यानी कि उनका सब कुछ क्या करना, एक्सपोज करना उनको, उसको बोलते हैं busted। रिवील का मतलब तो उजागर करना होता है। ठीक है, सर्च खोजना, डिस्कवर खोजना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा busted, मतलब उनको एक्सपोज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, अ वुमन गॉट इनटू द कार एंड ड्रोव ऑफ, ब्रोक डाउन, रोड इन, ड्रोव इन। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए, ड्रोव ऑफ, गाड़ी उसने चलाया, शुरू किया। ठीक है, गाड़ी चलाना शुरू किया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। द लेक्चर वॉज नॉट वेरी इंटरेस्टिंग, इन फैक्ट आई डोज्ड ऑफ। अक्सर ऐसा होता है जब लेक्चर चलता है लंबा चौड़ा, मास्टर जी दे रहे होते हैं तो बच्चे सो जाते हैं बीच में, वही है डोज ऑफ बोलते हैं उसको, मतलब जम्हाई लेने लगना या फिर उबासी लेने लगना, उसको बोलते हैं डोज ऑफ। इन द मिडल ऑफ इट, सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं, द कॉप्स डैश मर्डर बाय किन। किन का मतलब होता है रिलेटिव। ठीक है, जान पहचान वाले, सगे संबंधी को बोलते हैं रिलेटिव। ठीक है, तो कॉप्स यानी कि जो पुलिस वाले हैं उनको ऐसा लग रहा है, वो सस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, द कॉप्स सस्पेक्ट मर्डर बाय किन, वो क्या करते हैं, सस्पेक्ट करते हैं। तो ये थे टॉप 50 क्वेश्चंस। ठीक है, और इसका अगला पार्ट आना है, आप ध्यान रखें इस बात का, 5 तारीख को वो वीडियो अपलोड हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, अगर आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जो लोग भी एनडीए के एग्जाम देने वाले हैं, अगर आप किसी ग्रुप में जुड़े हो तो आप उस ग्रुप में इस वीडियो को डालें, उसका लिंक शेयर करें और लोगों को बताएं, जो भी लोग प्रिपरेशन करने वाले हैं वो ये वीडियो देख लें। आई होप आपको पता चला होगा कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि बहुत टफ क्वेश्चंस थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी तो आपके लिए बिल्कुल भी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। Best wishes from the entire team of Exam Code. All the best. Stay blessed and keep rocking. अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। ठीक है, मेरे चैनल पे डेली करंट अफेयर्स का एक सेशन चल रहा है, रोज सुबह 4 बजे से पहले वो वीडियो अपलोड हो जाता है, तो आप उस वीडियो को भी देखें। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इंग्लिश के वीडियो भी लेके आता रहता हूँ बीच बीच में, तो आप वो सब भी देखें। ठीक है, तो बेस्ट विशेस फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ एग्जाम कोड। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।